एक बार पुनः आप सभी का गैमेट की कक्षा में स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी परीक्षा में पूर्व के वर्षों में आए हुए प्रश्नों का। अब तक हम सभी लोगों ने वर्ष 2010 तक प्रशिक्षित स्नातक की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आज हम वर्ष 2011 के आए हुए प्रश्नों के प्रथम भाग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? इस प्रश्न में पूछ रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था हम किसे कहेंगे। राजनीतिक व्यवस्था हम उसे कहेंगे जिसमें शक्ति, सत्ता और शासन अंतर्ग्रस्त हो, अंतर्निहित हो। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है गार्डनर, दूसरा है सीले, तीसरा है रॉबर्ट डाल और चौथा है गैटेल। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा रॉबर्ट डाल। रॉबर्ट डाल ने ही कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था हम उसे कहेंगे जिसमें शक्ति, शासन और सत्ता अंतर्ग्रस्त हो या अंतर्निहित हो। जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की बात करते हैं और आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही राजनीतिक व्यवस्था की बात कही गई है। यह जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था है यह परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत संस्थागत ढांचे के अध्ययन पर जोर दिया जाता था, यह आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था राजनीति को एक प्रक्रिया के रूप में समझने का प्रयास करता है। यानी आधुनिक राजनीतिक विज्ञान राजनीति को एक प्रक्रिया के रूप में समझने का प्रयास करता है। अब प्रश्न उठता है कि यह प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया वास्तव में क्रियाओं की एक श्रृंखला है, यानी क्रियाओं का समुच्चय है जो किसी भी स्थिति में परिवर्तन ला देता है। जैसे आप देखें कि भौतिक पर्यावरण यदि हम लेते हैं तो भौतिक पर्यावरण में जल भी है, हवा भी है, धूल भी है, धुआं भी है। यानी भौतिक पर्यावरण में अनेक तत्व होते हैं। ये परस्पर जो है क्रिया करते हैं और इस क्रिया के फलस्वरूप ही मौसम में परिवर्तन होता है। इसी तरह से पर्यावरणीय ढांचे, पर्यावरणीय ढांचा का यहाँ तात्पर्य एक ऐसा ढांचा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तत्व शामिल होते हैं। इस पर्यावरणीय ढांचे के अंतर्गत जो तत्व हैं जो क्रिया परस्पर करते हैं उससे जो है एक प्रक्रिया संपन्न होती है। इसी प्रक्रिया को व्यवस्था कहा जाता है। इस तरह से किसी भी पर्यावरणीय ढांचे के अंतर्गत उसमें निहित तत्वों के क्रिया के फलस्वरूप जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हम व्यवस्था कहते हैं। जब पर्यावरणीय ढांचे की बात आती है, इस पर्यावरणीय ढांचे में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक तत्व आते हैं। जब हम राजनीतिक प्रणाली की बात करते हैं तो यह जो राजनीतिक प्रणाली है यह एक विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल संकल्पना है। राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन जो है हम एक अमूर्त संकल्पना के रूप में करते हैं जिसमें निहित जो तत्व हैं वे परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसी संकल्पना के आधार पर राजनीति विज्ञान में राजनीतिक विश्लेषण के बहुत सारे मॉडल विकसित किए गए हैं जिनमें प्रमुख रूप से डेविड ईस्टन का व्यवस्था उपागम, आमंड और पावेल का संरचनात्मक कृत्यात्मक उपागम उल्लेखनीय है। ईस्टन ने
राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन माना। आमंड ने राजनीतिक विश्लेषण के लिए कुछ संरचनाएं और उन के द्वारा किए जाने वाले कृत्यों का भी विश्लेषण किया है। प्रश्न संख्या यहां पर 2 है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? 1 321, 2 322, 3 323 और 4 324। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, कौन सा अनुच्छेद? 324 के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह 3 सदस्यीय है। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय है। इस 3 सदस्यीय में एक जो है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो जो होते हैं वे सहायक चुनाव आयुक्त होते हैं। यहां पर देखिए व्याख्या में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। निर्वाचन आयोग के बहुत सारे कार्य हैं जिनमें प्रमुख कार्य उसका है चुनावों को संपन्न कराना। यानी निर्वाचन आयोग जो भारत में चुनाव केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर संपन्न किए जाते हैं उनको संपन्न कराने का कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग करता है तथा चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, इसके लिए चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता बनाता है। चुनाव आचार संहिता एक नियमों का ऐसा समूह है जो चुनाव के समय प्रमुख राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को पालन करना पड़ता है। चुनाव आयोग चुनाव के कार्यक्रमों को तैयार करता है तथा यह राज्यों में जो राज्य स्तरीय दल है या फिर जो राष्ट्रीय दल हैं इनको मान्यता प्रदान करने का काम करता है। यह राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है तथा मतदाता सूची आज तैयार करवाना निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। जब हम भारत के चुनाव आयोग की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत का जो चुनाव आयोग है वस्तुतः यह 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार 6 वर्ष होती है या फिर चुनाव आयुक्त यदि 65 वर्ष की आयु 6 वर्ष के पहले पूरा कर लेते हैं तो उन्हें अपने पद से हटना पड़ता है। जो चुनाव आयुक्त भारत में होते हैं उन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति ही संविधान में विहित जो प्रक्रिया है, संविधान में चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए जो प्रावधान किया गया है उसमें जो प्रक्रिया निहित की गई है उस प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति ही चुनाव आयुक्तों को हटाते हैं। ये जो चुनाव आयुक्त होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। जो चुनाव आयोग है इसका अन्य कार्य संसद के सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों के अयोग्यता संबंधी मामलों यथा स्थिति पर राष्ट्रपति या राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल को सूचना देता है। चुनाव
कराने हेतु आवश्यक कर्मचारियों की राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से यह निर्वाचन आयोग मांग करता है। यदि चुनाव में कहीं अनियमितता पाई जाती है तो यह मतदान को रद्द करने का भी कार्य करता है। यह राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं, इस मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। अब प्रश्न संख्या 3 है कि सीमित संप्रभुता सिद्धांत का जनक कौन है? 1 लॉक, 2 रूसो, 3 गार्नर और 4 स्पेंसर। इसमें जो उत्तर सही होगा वह लॉक होगा। आप यहां देखिए कि सीमित संप्रभुता है क्या चीज? सीमित संप्रभुता यानी यह ऐसी संप्रभुता है जिसके ऊपर बंधन लगाए जाएं। लॉक को यदि आप पढ़ेंगे तो लॉक कहता है कि जो आपका राज्य है, सरकार है, वह जो है जनता की सहमति से ही जो है निर्माण होता है और जनता के कल्याण के लिए ही वह कार्य करता है। लॉक कहता है कि यदि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर यदि सरकार हस्तक्षेप करती है तो उसे बदलने का अधिकार जो है वह जनता को मिल जाता है। यानी कुल मिलाकर के लॉक जो है वह संप्रभुता पर बंधनों की बात करता है। इसलिए यहाँ पर सीमित संप्रभुता सिद्धांत का जनक कौन माना जाएगा? लॉक। आप सभी जानते हैं कि राज्य के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। इन 4 तत्वों में जो सबसे प्रमुख तत्व है वह संप्रभुता है। संप्रभुता की शक्ति राज्यों के पास होने के कारण ही राज्यों को कानून निर्माण, उसे लागू करने या निर्णय देने, दंड देने का अधिकार या शक्ति प्राप्त होता है। 16वीं शताब्दी में बोधा नामक ऐसा विद्वान था जिसने कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कानून का कोई बंधन नहीं है, किंतु वह संप्रभुता को सीमित करते हुए या मर्यादित करने की बात कहता है कि संप्रभुता ईश्वरीय विधान, प्राकृतिक विधानों तथा सर्वोच्च सत्ता से संबंधित विधानों से मर्यादित है। हॉब्स नामक विद्वान या दार्शनिक वह कहता है कि जीवन पर आक्रमण को छोड़ करके संप्रभु हर मामले में निरपेक्ष और स्वतंत्र है। यानी हॉब्स जीवन का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार छोड़ करके संप्रभु को सारे मर्यादाओं से मुक्त कर देता है। स्पिनोजा नामक विद्वान हॉब्स से प्रभावित होता है और संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च और अमर्यादित शक्ति बताता है, किंतु यह शक्ति राज्य की शक्ति है, शासक की शक्ति नहीं, ऐसा स्पिनोजा कहता है। बेंथम ने अपनी पुस्तक फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776 में भी अमर्यादित संप्रभुता पर विचार किया है। वह राज्य का आधार उपयोगिता बताता है तथा उपयोगिता के कारण ही वह मानता है कि व्यक्ति जो है राज्य की इच्छाओं, राज्य के आदेशों का पालन करता है।
आज्ञा पालन राज्य का एक आवश्यक तत्व है, ऐसा बेंथम मानता है। राज्य पर जब बेंथम मर्यादा की बात करता है, वह कहता है कि राज्य पर एकमात्र मर्यादा होगी, वह होगी उपयोगिता की। बेंथम का अनुयायी शिष्य ऑस्टिन आता है और ऑस्टिन ने पूर्ण या अमर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत दिया। उसने अपनी पुस्तक द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड 1832 में विचार किया कि एक निर्दिष्ट मानव श्रेष्ठ जो अपनी तरह किसी अन्य मानव श्रेष्ठ की आज्ञाओं का पालन का आदी ना हो तथा वह समाज के अधिकांश भाग को आदेश देता हो और वह समाज अभ्यस्त रूप से उस आदेश का पालन करता है, तो वह निर्दिष्ट मानव क्या कहलाएगा? संप्रभु। और निर्दिष्ट मानव समूह, वह समाज एक स्वतंत्र राजनीतिक समाज कहलाएगा, ऐसा ऑस्टिन कहता है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मर्यादित या सीमित संप्रभुता, जिसे हम लिमिटेड सॉवरेंटी कह सकते हैं, इसका उदय हुआ, जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख जॉन लॉक ने किया है, क्योंकि वह कहता है कि इसका जो उद्देश्य है, यानी सीमित संप्रभुता का उद्देश्य जो है राज्य के विरुद्ध जनता के अधिकारों का संरक्षण करना था। अभी हमने आपको बताया कि राज्य पर लाख बंधन लगाता है और वह बंधन है संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता के पास का जो व्यक्ति के पास प्राकृतिक अधिकार है, उस पर यदि राज्य हस्तक्षेप करता है तो जनता को विद्रोह करने का अधिकार मिल जाता है। लॉक एक ऐसा विचारक है जिसने संपत्ति के अधिकार को पवित्र माना और संपत्ति के अधिकार में ही लॉक ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल कर लिया। उसका यह मानना था कि यदि शासक जनता के इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो जनता को यह अधिकार है कि वह उसके स्थान पर नया शासक नियुक्त कर दे। मॉन्टेस्क्यू नामक विद्वान, उसने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत दिया है। प्रश्न संख्या 4 है कि नैतिकता और व्यवस्थापन का सिद्धांत का परिचय इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल एंड मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 पुस्तक का लेखक कौन था? 1 बेंथम, 2 जॉन स्टुअर्ट मिल, 3 रूसो, 4 गार्नर। तो यह जो पुस्तक है, यह पुस्तक है बेंथम की। आइए देखते हैं। आपको हमने बताया कि उस पुस्तक का लेखक बेंथम है और यह बेंथम की सबसे प्रमुख पुस्तक है। बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत का मूल है, यानी ग्रास रूट है। इसे किसको? उपयोगितावादी सिद्धांत को आप एक सार्वभौमिक सुखवाद कह सकते हैं, जो ग्रीक एपिक्यूरियन सिद्धांत से संबंधित है। जो ग्रीक एपिक्यूरियन सुखवाद है वह नैतिक दर्शन के रूप में हमारे सामने आता है, किंतु बेंथम का जो उपयोगितावाद है वह क्या है? अहमवादी है, जो इस मान्यता पर आधारित है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक 2 स्वामियों के नियंत्रण में रखा है। मनुष्य दुख से बचना चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है। बेंथम ने सुख और दुख
के गणना की बात कही है और गणना का जो आधार है वह मात्रात्मक है। बेंथम इस बात को मानता है कि ताश के पत्ते को खेलना और काव्य पाठ पढ़ना यदि सुखों की मात्रा दोनों में समान होती है तो दोनों समान हैं। यहां पर देखिए कि बेंथम का कहना है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन एक तरह के बच्चों का खेल है को खेलना तथा काव्य का पाठ करना क्या है, समान है। बेंथम एक ऐसा विचारक है जो समझौतावादियों यानी हाब्सबर्ग रूसों के प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानूनों का क्या करता है, खंडन करता है। बेंथम ने फ्रांस के राज्य क्रांति का आदर्श जो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को इसने भ्रामक बताया, किंतु फ्रांस में हुई क्रांति का इसने स्वागत किया। बेंथम का मानना है कि राज्य का जो उद्देश्य है वह अधिकतम प्रसन्नता है, ना कि अधिकतम स्वतंत्रता। यानी राज्य जो है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगा सकता है। बेंथम ने जेल के संदर्भ में भी कई सुधार किए थे और सुधार की जो योजना जेल की थी उसे पेन ऑप्टिकन कहा जाता है। बेंथम वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत से संबंधित है तथा यह न्याय का जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है उससे संबंधित है। दंड के संबंध में बेंथम का मानना है कि दंड निवारक और सुधारात्मक दंड के बीच का होना चाहिए, यानी यह निवारक और सुधारक दंड के मिश्रण का हिमायती था। राज्य के संदर्भ में जो बेंथम का दृष्टिकोण है वह व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी जो होते हैं वो राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानते हैं। इसलिए बेंथम ने राज्य को एक छोटी और अनिवार्य बुराई के रूप में स्वीकार किया है। जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑस्टिन, अलेक्जेंडर ग्रोट, रिकार्डो मोल्सवर्थ आदि बेंथम से प्रभावित थे। ड्यूमोंट नामक एक विद्वान था जो बेंथम की पुस्तकों, सिद्धांतों से प्रभावित होकर के उसकी पुस्तकों का फ्रांसीसी में अनुवाद किया। जो उपयोगितावादी सिद्धांत है व्यवस्थित रूप से डेविड ह्यूम की पुस्तक ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर में प्रस्तुत किया गया था। इस धारा के प्रमुख उपयोगितावादी जो 18वीं शताब्दी में थे प्रिस्टले, हचेसन, पेले, हालबैक और हेल्वेटियस तथा कम्बरलैंड थे। यद्यपि चिंतन के रूप में ग्रीक के एपिक्यूरियन और पश्चिम के सिरेनायक विचारकों में उपयोगितावाद के कुछ चिन्ह मिलते हैं। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का जो सिद्धांत है बेंथम प्रिस्टले की पुस्तक क्या नाम है, एस.ए.आर. गवर्नमेंट से लिया था और प्रिस्टले ने यह वाक्य हचेसन से लिया था। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख वाक्य बेंथम ने प्रिस्टले की पुस्तक एस.ए.आर. गवर्नमेंट और प्रिस्टले ने हचेसन से लिए था। बेंथम लोकतंत्रात्मक गणतंत्रीय व्यवस्था, वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान, वार्षिक संसदीय निर्वाचन, प्रशासनिक सेवा, नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का समर्थन किया था तथा लॉर्ड सभा को भंग करने का समर्थन किया या सुझाव दिया था। प्रश्न संख्या 5 है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत का प्रतिपादन किया लॉक, रूसो, बेंथम और मिल। तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत
का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन जिस विचारक ने किया था उसका नाम बेंथम है। इसमें विकल्प संख्या 3 सही है। प्रश्न संख्या 6 है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया। 1. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, 2. नमक कानून को तोड़ करके, 3. कर चुकाने से मना करके और 4. राष्ट्रीय शालाएं खोलकर। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है नमक कानून तोड़कर। नमक कानून को तोड़कर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। आप देखिए कैसे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय का अर्थ होता है विनय पूर्वक, अवज्ञा का मतलब होता है इनकार करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ हुआ कि विनय पूर्वक सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना जिसमें हिंसा ना हो, जो अहिंसा पूर्वक संपादित हो। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरुद्ध प्रारंभ किया। नमक आम आदमी के रोजमर्रा जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तु थी जिस पर अंग्रेजी हुकूमत ने ज़्यादा कर लगा दिया जो जनता के लिए असहनीय था। इस नमक कर के विरोध में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 12/1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, जिसे हम पहले सत्याग्रह आश्रम कहते थे, वहाँ से प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ 385 किलोमीटर और 24 जो है दिन पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को भारत के पश्चिमी तट दांडी गांव में पहुंचे और वहां पर नमक कानून को तोड़ा। जब यह नमक कानून का आंदोलन चला तो इस आंदोलन का विस्तार पूरे भारत में हुआ। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने एक यात्रा का आयोजन किया। इस योजना में या इस आयोजन में राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदरायणम तक की यात्रा की। सुभाष चंद्र बोस और सरोजिनी नायडू ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस दौरान नागालैंड में रानी गिडाल्यू ने सरकार के विरोध में अलग झंडा बुलंद किया। 18 अप्रैल 1930 को इसी समय पश्चिम बंगाल के चटगांव के स्थानीय शस्त्रागार में सूर्यसेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। आपने इसमें जाना कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया वह अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा अमानवीय कानून जिसमें अत्यधिक कर नमक पर लगाया जाना शामिल था के विरोध में प्रारंभ हुआ। अब प्रश्न संख्या हम 7 पर आते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। 1 कार्ल मार्क्स, 2 प्लेटो, 3 मिल, 4 बेंथम। अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वह कार्ल मार्क्स ने प्रारंभ किया। अतिरिक्त यहाँ पर शब्द है, अतिरिक्त का अर्थ होता है ज्यादा। मूल्य का तात्पर्य आप प्राइस आप लगा सकते हैं, कीमत। तो ये अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। आइए हम देखते हैं।
कार्ल मार्क्स ने कई सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें पहला उसका है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या, तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्सवाद का जो आर्थिक आधार है वह क्या है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स मानता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें लगे हुए श्रम से निर्धारित होता है। भूमि हो गया, पूंजी हो गया और संगठन यह किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण नहीं करते हैं, क्योंकि यह अपने आप में किसी मूल्य का सृजन नहीं करते हैं, मूल्य का पैदावार नहीं करते हैं। केवल श्रम ही एक ऐसा वस्तु है जो मूल्य को पैदा करता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हमें यह बताता है कि मजदूरों के शोषण की प्रक्रिया क्या है। अतिरिक्त मूल्य को समझने से पहले हमें मूल्य और कीमत में अंतर पता होना चाहिए। तो मूल्य और कीमत में जो अंतर है वह है कि जब कोई वस्तु के मूल्य को हम मुद्रा में व्यक्त कर देते हैं तो उससे कीमत का पता चलता है। यानी जब वस्तु का मूल्य मुद्रा में सही सही व्यक्त किया जाता है तो उसे कौन सा कीमत कहते हैं? प्राकृतिक कीमत कहते हैं। किंतु प्राकृतिक कीमत के अलावा एक कीमत और होता है जिसे हम बाजार कीमत कहते हैं। और बाजार जो कीमत होता है यह बाजार की शक्तियों, मांग और पूर्ति के नियमों के आधार पर निर्धारित होता है। कार्ल मार्क्स मानता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो श्रमिक है उसे बाजार में खुले रूप से अपने श्रम को बेचना पड़ता है। क्योंकि बाजार की जो कीमतें होती हैं वह मांग और पूर्ति से निर्धारित होती हैं। बाजार में मजदूरों की उपलब्धता अधिक होने के कारण बाजार कीमतों में कमी आ जाती है श्रम के संदर्भ में। चूंकि बाजार में श्रम की कीमत कम है, इसलिए अपने परिवार के पेट पालन के लिए, भरण पोषण के लिए मजदूर को कारखानों में अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ता है। और वह जो श्रम अधिक कर रहा है, इस श्रम से जो मूल्य पैदा होता है, यही मूल्य जो है अतिरिक्त मूल्य है। पूंजीवादी समाज में मजदूरों की संख्या अधिक होने के कारण श्रम बाजार कीमत से कम मूल्य पर बेचा जाता है, जो प्राकृतिक कीमत से काफ़ी कम होती है। और यही प्राकृतिक कीमत और बाजार कीमत का अंतर जो होता है वही क्या है? अतिरिक्त मूल्य है, और जिसे पूंजीपति हड़प लेता है। किंतु जब बाजार में वस्तु की मांग ज़्यादा हो तो बाजार कीमत बढ़ जाती है, जो प्राकृतिक कीमत से ज़्यादा हो जाती है। और प्राकृतिक कीमत और बाजार कीमत में अंतर पैदा हो जाता है, और यहाँ भी अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है जिसे पूंजीपति ले लेता है। कभी कभी पूंजीपति जानबूझ करके कृत्रिम अभाव पैदा करके बाजार में वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा देते हैं, जिससे उनका मुनाफा बढ़ जाता है। इस तरह से पूंजीपति दो स्तरों पर अतिरिक्त मूल्य उसके पास इकट्ठा होते हैं। पहले स्तर पर जब वह प्राकृतिक कीमत से कम कीमत पर श्रमिकों के श्रम से अतिरिक्त जो मूल्य पैदा होता है उसे अपने पास रख लेता है, या बाजार में वस्तुओं की कीमत जो है जब बढ़ जाती है तो वह प्राकृतिक कीमत से अधिक हो जाती है। इस प्राकृतिक कीमत और बाजार कीमत के अंतर का जो लाभ होता है वह भी मजदूर नहीं पाता है,
उसे पूंजीपति अपने जेब के हवाले कर देता है। कभी कभी पूंजीपति छल छद्म का सहारा लेकर के भी बाजार से वस्तुओं की पूर्ति कम कर देता है और वस्तुओं की जब मांग बढ़ती है तो भी जो है वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है। इस अतिरिक्त मूल्य की प्रक्रिया से पूंजीपति और अधिक अमीर और मजदूर और अधिक गरीब होते जाता है। यदि मजदूर मान लीजिए 1 घंटे काम करता है और उसे जो 1 घंटे की मजदूरी मिलती है उससे उसके परिवार के भरण पोषण हो जाता है, तो ऐसी व्यवस्था में शोषण का सवाल ही नहीं उठता है। किंतु श्रम की कीमत बाजार में घटने पर अब उसे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए 1 घंटे की जगह 2 घंटे कार्य करना पड़ता है, तो जो दूसरे घंटे में उसे अधिक कार्य करना पड़ता है जिसके लिए उसे पारिश्रमिक मिलता जो उसे नहीं मिल पा रहा है, उसे पूंजीपति अपने पास रख ले रहा है। यही मार्क्स के नज़रों में अतिरिक्त मूल्य यानी बढ़ा हुआ मूल्य है। प्रश्न संख्या 8 पर हम आते हैं। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? पहला है टी.एच. ग्रीन, दूसरा बेंथम, तीसरा मनु और चौथा कौटिल्य। इसमें जो उत्तर सही है वह है मनु। मनु यह मानते हैं कि एक राजा का कर्तव्य है कि वह राज्य में चोरी आदि घटनाओं पर नियंत्रण रखे। अगर वह चोरी आदि का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो वह उसके लिए पाप के समान है। इस तरह का कथन जो है वह मनु का है। मनु की लिखी हुई जो पुस्तक है उसे हम मनुस्मृति कहते हैं। इस मनुस्मृति में सब 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति के 7वें और 8वें अध्याय, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में अलग अलग अध्यायों में अलग अलग बातें की गई हैं। चूँकि यहाँ पर राजनीति विज्ञान की बात हो रही है तो राजनीति विज्ञान की बात राज्य से संबंधित है, तो मनु ने 7वें और 8वें अध्याय में राज्य संबंधी तत्वों का विवेचन किया है। मनु जब राज्य के उत्पत्ति की बात करता है तो वह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वह अराजकता की स्थिति से मुक्ति के लिए हुई है और जो राजा तैयार होता है उसमें ईश्वरीय अंशों का समावेश होता है। इसलिए मनु जो राज्य की उत्पत्ति की बात करता है वह दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की जो अवधारणा पश्चिम में है वहाँ पर राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि है और फ्रांस लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूँ। और वहाँ का जो राजा है जो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से जन्म पाया है वह पूरी तरह से निरंकुश है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। किंतु मनु ने जिस राज्य के उत्पत्ति में राजा की बात कही है वह राजा जो है तभी तक पूजनीय है जब तक उसमें ईश्वरीय गुण और धर्मानुकूल वह आचरण करता है। यदि वह ईश्वरीय गुणों से विरक्त हो जाता है और धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता है तो उसे हटाया जा सकता है। मनु ने राज्य की 7 प्रकृतियां, ये 7 जो प्रकृतियां हैं, मनु ने राज्य के 7 अंगों की बात कही है। आप सभी जानते हैं कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य के 4 अंग जनसंख्या, भूभाग,
संप्रभुता और सरकार की बात कही जाती है, लेकिन मनु ने अपनी मनु स्मृति में 7 अंग की बात कही है, जिसमें पहला उसने कहा है स्वामी। स्वामी कौन है? राजा है। राजा का कर्तव्य है लोक कल्याण, लोक लक्षण का कार्य करना। राजा का यह दायित्व है कि राज्य में सुख शांति अमन चैन बनाए रखे। दूसरा जो तत्व मनु कहता है वह है अमात्य। अमात्य का जो अर्थ है वह है मंत्री। राजा को राज्य के मामलों में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात मनु करता है। यहाँ पर जो राजा है वह सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत, यानी इसकी तुलना मानव शरीर के 7 अंगों से की गई है। जिस तरह से मानव शरीर में निहित 7 अंग कार्य विशेषीकरण के आधार पर अलग अलग कार्य करते हुए भी परस्पर एक होकर के कार्य करते हैं, एक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, उसी तरह से राज्य के जो 7 अंग हैं, मन ने बताया है कि सभी की तुलना राज्य ने मानव शरीर के अंगों से किया है। स्वामी मनु बताता है कि यह मानव शरीर में सिर के समान है। अमात्य यह मंत्री है और मंत्री जो है वह आँखों के समान है। पुर को दुर्ग या राजधानी भी कहा जाता है। मन ने अपनी स्मृति में पुर शब्द का उल्लेख किया है। पुर का दुर्ग भी होता है और ये दुर्ग जो है यह जो है बाहें हैं। और राष्ट्र के अंतर्गत मनु जो है वह भूमि और जनसंख्या को मानता है, जो मानव शरीर के जंघाओं के समान है। कोश को मनु जो है मुख के समान मानता है। कोश में कर संग्रह करके रखा जाता है और मनु यह मानता है कि राजा को अपनी प्रजा पर एक सीमा से अधिक कर नहीं लगाना चाहिए। दंड जो है जिसको हम संप्रभुता कहते हैं उसे मनु ने दंड कहा है। और दंड को यहाँ पर सेना भी हम कह सकते हैं कि सेना के माध्यम से ही राज्य के रक्षण का कार्य किया जाता है। और यह सेना जो है मानव मन या मस्तिष्क के समान है। और 7वां तत्व जिसकी बात मनु कहता है वह है मित्र। और यह मित्र इसे कौटिल्य सुहृदय कहता है। और यह जो है मानव शरीर में कान के समान है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए मित्र का होना आवश्यक है। मनु अपने मनु स्मृति में जब विदेश नीति की बात करता है तो उसके लिए वह 60 गुण्य या षड्गुण्य नीति की बात करता है। इस षड्गुण्य नीति के अंतर्गत यह राजा की वह नीति है जब कोई राजा स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरे राजा से समझौता करता है। इस समझौता के अंतर्गत संधि आता है। इस षड्गुण्य में जो मन ने बात किया है, संधि है, विग्रह है, यान है, आसन है, संश्रय है और द्वैधी भाव है। जो संधि है, संधि किसी राज्य या राजा की वह नीति है जो अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए अन्य राज्य से समझौता करता है। विग्रह का तात्पर्य झगड़ा होता है। जब कोई राजा अपने आप को हर तरीके से शक्तिशाली समझने लगता है तथा वह विदेशी संबंध या दौत्य संबंध को तोड़ करके युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी यह नीति जो है वह विग्रह की नीति कहलाता है। यान का मतलब चढ़ाई करना, यह यान कहलाता है। आसन जो है वह निरपेक्ष तटस्थ हो करके बैठना, यह आसन कहलाता है।
सनश्रय। सनश्रय का मतलब होता है कि जब एक राजा जो है अपने को कमजोर महसूस करे तो शक्तिशाली राजा का शरण ले ले, इसे संश्रय कहा जाता है। द्वैधी भाव। द्वैधी भाव इस नीति के अंतर्गत एक राजा किसी के साथ शत्रुता करता है तथा किसी के साथ मित्रता करता है। मनु ने मंडल सिद्धांत की भी बात करता है। इसमें वह विजिगीषु, अरि, मध्यम और उदासीन राज्यों की बात करता है, जिसका विस्तार आगे जाकर के कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मिलता है। प्रश्न संख्या 9 है कि प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक था 1 रूसो, 2 मनु, 3 कौटिल्य, 4 अरस्तु। तो इसमें जो आत्मरक्षण या प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक है वह है कौटिल्य। कौटिल्य राज्य विहीन की स्थिति में मत्स्य न्याय की बात करता है। यह जो मत्स्य न्याय है, मत्स्य न्याय क्या है कि इसके अंतर्गत एक शक्तिशाली मछली छोटी मछली की खा जाती है। इस मत्स्य न्याय की स्थिति में समाज में अराजकता की स्थिति थी। इस अराजकता की स्थिति में शक्तिशाली निर्बलों को दबा रहे थे, समाप्त कर रहे थे। ऐसी स्थिति में लोगों ने यह समझौता किया कि हम एक सर्वोच्च राजा को बनाएंगे और उन्हें अपने अन्न का 1/6 और व्यापार का 1/10 भाग देंगे, जिसके बदले वह राजा हमारा प्राण रक्षण करेगा। ऐसा कौन कहता है? कौटिल्य कहता है। कौटिल्य ने जिस राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह सामाजिक समझौता सिद्धांत है। कौटिल्य का यह मानना है कि जब समाज में राज्य नहीं था तो समाज में अराजकता का साम्राज्य था। इसमें छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती थी। प्रत्येक के समक्ष आत्मरक्षण का प्रश्न खड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में लोगों ने एक व्यक्ति को राजा चुना तथा प्रजा और राजा के बीच में अनुबंध हुआ कि राजा प्रजा के रक्षा का दायित्व स्वीकार करेगा और जो प्रजा है उस रक्षा के दायित्व के बदले राज्य की आज्ञाओं का पालन करेगा और उसे कर देगा। यदि राजा अपने कर्तव्यों के पालन से विफल होता है तो प्रजा ना तो कर देगी और ना ही उसके अनुशासन को मानेगी। इस तरह से प्रजा रक्षण का जो सिद्धांत है वह कौटिल्य का है। प्रश्न संख्या 10 है कि भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? 1 42वें संशोधन द्वारा, 2 43वें संशोधन द्वारा, 3 44वें संशोधन द्वारा, 4 45वें संशोधन के द्वारा। तो जो यह शब्द जोड़ा गया है वह 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संवैधानिक संशोधन जब संविधान में किया गया तो वह साल था 1976 और इस साल 1976 में जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इन शब्दों को संविधान में जोड़ने का कुछ उद्देश्य भी रहा होगा। जो संविधान का उद्देश्य है प्रस्तावना में इस तरह से 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को डाल करके, चूँकि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान के लक्ष्यों को प्रदर्शित करता है और
उसके माध्यम से यह बताया गया कि हमारा संविधान किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। हमने अभी बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता जोड़ा गया। इस समय जो सरकार थी वह इंदिरा गांधी की थी। तो यहाँ जो समाजवादी शब्द है, यह समाजवादी शब्द मूल रूप से समानता में विश्वास करता है, समानता में विश्वास करता है। यह समानता समाज में जितने भी वर्ग हैं, चाहे वह स्त्री हों, पुरुष हों या अलग अलग आर्थिक स्तर के लोग हों, सबके बीच समानता की बात समाजवादी विचारधारा करती है। यह समाजवाद जो है भारत में, यह मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है, यह वस्तुतः लोकतांत्रिक समाजवाद है। कौन सा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य जो कि भारत है, इसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और राज्य किसी व्यक्ति के निजी मामलों में, यानी धर्म कौन व्यक्ति कौन मानेगा, उस मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता, यानी राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं परस्पर एक महसूस करें और राष्ट्रीय भूभाग की अखंडता की रक्षा करना भी संविधान का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 11 है कि परमात्मा सत्य और सत्य परमात्मा है, यह कथन किसका है? किसने बताया कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है? यह कथन 1 महात्मा गांधी, 2 हीगल, 3 मिल और 4 बेंथम। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो पुस्तक है, यह आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। इसके अलावा मोहनदास करमचंद गांधी ने एक पुस्तक और लिखी है, हिंद स्वराज। क्या? हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज की जो रचना गांधी ने किया है, यह जो है जहाज पर किया है बैठ करके। इसके अलावा महात्मा गांधी ने कुछ समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया है, जिसमें प्रमुख कौन है? यंग इंडिया और दूसरा है हरिजन। ठीक, इस तरह से कुछ और तथ्यों को आपने गांधी के संदर्भ में जाना। गांधी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। इसकी व्याख्या हम करते हैं कि अपने प्रारंभिक चिंतन में गांधी जी यह मानते थे कि ईश्वर सत्य है, किंतु उन्हें यह अनुभूत हुआ कि ईश्वर के संदर्भ में अलग अलग धर्मों, अलग अलग मतों, आस्तिकों और नास्तिकों का विचार अलग अलग है। अतः गांधी जी को महसूस हुआ कि जो सत्य है, इसके संदर्भ में विविध धर्म, विविध मत, विविध समुदाय, आस्तिक, नास्तिक सभी एक अर्थ लगाते हैं
और इस पर सभी क्या हैं, सहमत हैं। इसलिए उन्होंने सत्य ही ईश्वर है कहा, बजाय इसके ईश्वर ही सत्य है। बाद में गांधी ने सत्य के संदर्भ में निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य की भी बात कही है। निरपेक्ष सत्य यानी सत्य पूरी तरह से बिल्कुल एक है, उसके किसी प्रकार के तल नहीं है। किंतु उत्तर आधुनिकतावाद में आकर के सापेक्ष सत्य की बात कही गई। गांधी के विचारों को जो हम गहराई से विश्लेषण करते हैं तो गांधी ने भी सापेक्ष सत्य की बात कही है। प्रश्न संख्या 12 है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 डॉक्टर राधाकृष्णन और 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी। क्या बनी? संविधान सभा। इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी कभी लोग इस बात में भ्रम करते हैं कि कहीं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना हो, लेकिन आप यहाँ जान ले कि डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे ये अध्यक्ष 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के बनाए गए थे, ना कि भारतीय संविधान सभा के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक बात और जान लें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले ये राष्ट्रपति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के 2 टर्म यानी 2 कार्यकालों को सफलतापूर्वक पूरा किया था। संविधान सभा के चुनाव के बाद 1947 से 1948 तक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अंतरिम सरकार बनी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, इस अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य, जो आप जानते हैं, इस बिहार राज्य में एक जिला है सिवान और सिवान में एक स्थान है जीरादेई। इसी जीरादेई नामक स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 13 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 1 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 2 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 3 46वें संविधान संशोधन के द्वारा और 4 50वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये दोनों शब्द विकल्प संख्या 1 सही है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बार आप फिर जान लें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या 14 है कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया। 1 फ्रांस के संविधान से, 2 यूएसए के संविधान से, 3 जर्मनी के संविधान से, 4 कनाडा के संविधान से। तो यहाँ जो उत्तर सही होगा यूएसए के संविधान से। यहाँ यूएसए का अर्थ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वह यहीं से लिया गया। जो न्यायिक पुनरावलोकन है वास्तव में यह है क्या? न्यायिक पुनरावलोकन
को हमने बताया कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है वस्तुतः यह न्यायपालिका की शक्ति है, जो यह जांच करती है, यह पता लगाती है कि विधायिका के कानून और कार्यपालिका के कार्य संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं अथवा विपरीत। न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वह सबसे पहले अमेरिका में 1903 में एक केस आया, मार्बरी बनाम मेडिसन, जिसमें न्यायाधीश कौन थे? मार्शल। इन्होंने कांग्रेस के एक अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया और न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत की प्रस्थापना की। प्रश्न संख्या 15 है कि संविधान राज्य के कार्य और नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन है। प्रश्न संख्या 15 यह पूछ रहा है कि संविधान जो है किसने कहा है कि यह राज्य के कार्य और नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करता है। एक है अरस्तु, 2 है प्लेटो, 3 है गैटिल, 4 है जे.एस. मिल। तो यह जो है उत्तर सही होगा गैटिल, विकल्प संख्या 3 सही है। यह कथन मुख्य रूप से गैटिल का है और गैटिल ने ही यह बताया है कि संविधान वास्तव में है क्या। यह संविधान, गैटिल बताता है कि यह संविधान 2 कार्य करता है। पहला कार्य करता है कि राज्य की शक्तियों और व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है। प्रश्न संख्या 16 है कि लिखित अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं, यह कथन किसका है? अरस्तु का, गार्नर का, जे.एस. मिल का और लास्की का। तो यह जो कथन है वह है गार्नर का। यहाँ पर देखिए 2 बात कही गई है। एक बताया गया है लिखित संविधान और दूसरा बताया गया है अलिखित संविधान। लिखित संविधान का तात्पर्य सामान्य रूप से होता है कि ऐसा संविधान जो लिखा गया हो, और अलिखित संविधान का अर्थ होता है ऐसा संविधान जो लिखा नहीं गया हो, जो परंपरा और अभिसमयों पर आधारित हो, यानी रूढ़ियों पर आधारित हो। किंतु इस भेद की व्याख्या करते हुए गार्नर कहता है कि लिखित और अलिखित संविधान में जो भेद है वह किसका है? मात्रा का है। कहने का तात्पर्य है कि लिखित संविधान में बहुत सारे प्रावधान जो होते हैं वे लिखित रूप में या लिखे गए होते हैं और कुछ प्रावधान अभिसमयों, परंपराओं और रूढ़ियों पर आधारित होते हैं। और अलिखित संविधान में जो है यह है कि उसमें अधिकांश बातें जो होती हैं वह क्या होती हैं? अलिखित होती हैं, लिखी हुई नहीं होती हैं, लेकिन कुछ बातें लिखित पाई जाती हैं। आपने देखा कि लिखित और अलिखित संविधान में जो भेद है वह मात्रा का है, न कि लिखित और अलिखित होने का। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? 1 भारत में, 2 संयुक्त राज्य अमेरिका में, 3 ब्रिटेन में, 4 फ्रांस में। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा संयुक्त राज्य
अमेरिका में। आप देखिए, दो तरह की सरकार होती है। एक सरकार होती है अध्यक्षात्मक सरकार। कौन सी सरकार? अध्यक्षात्मक, जो यहां पर दिया गया है। और दूसरी सरकार होती है संसदीय सरकार। तो यह जो अध्यक्षात्मक सरकार होती है, इसमें जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है वह होती है कि इसके अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होते हैं। और संसदीय सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका जो होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरह से हमने जाना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका एक अलग तरीके से काम करती है और विधायिका एक अलग तरीके से काम करती है। कार्यपालिका का निर्वाचन विधायिका से नहीं होता है। कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति का स्वतंत्र चुनाव होता है। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित में से संघीय शासन की विशेषता है, यानी संघीय शासन की विशेषता कौन सा है? अलिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, एक सदनीय विधायिका, केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो इसमें जो उत्तर सही होगा, केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, अलिखित संविधान, ये तो संविधान के अंतर को बताता है, लिखित और अलिखित। इकहरी नागरिकता जो होती है वह एकात्मक संविधान का लक्षण है। एक सदनीय विधायिका, यह भी एकात्मक संविधान का लक्षण है। तो इसमें जो उत्तर है वह चौथा सही होगा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का पृथक्करण जो है वह, या केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वह संघात्मक शासन का लक्षण है। प्रश्न संख्या 19 है कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो प्रणाली है वह इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में प्रारंभ में लिखा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो यद्यपि भारत के संविधान में संघात्मक की भी विशेषताएं पाई जाती हैं और एकात्मक संविधान की भी विशेषताएं पाई जाती हैं, किंतु भारत के संविधान में यह बात कहा गया है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इस प्रश्न के उत्तर में आपने देखा कि कोई सही नहीं था। प्रश्न संख्या 20 है कि यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? 1. 1948 में, 2. 1949 में, 3. 1950 में, 4. 1951 में। तो इसमें जो उत्तर सही होगा 1948 में। जो राजनीति विज्ञान है इसका क्षेत्र कहाँ तक जाएगा, इसका अध्ययन किन किन क्षेत्रों तक विस्तृत होगा, इसके बारे में यूनेस्को ने 1948 में इसके क्षेत्र को निर्धारित किया था। यूनेस्को ने बताया कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र यानी स्कोप के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे राजनीतिक सिद्धांतों का। स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, ये सब राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीतिक संस्थाएं जो हैं इनका अध्ययन किया जाएगा। दल समूह, जनमत तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाएगा। किंतु यूनेस्को ने 1948 में राजनीति विज्ञान के जिस क्षेत्र का निर्धारण किया वह
सर्वमान्य नहीं है। इस तरह से हमने वर्ष 2011 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद।